प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 11 के लिए जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हमने यूनिट 4 क्लाइमेट यानी जलवायु प्रारंभ कर दी थी और इसका पहला चैप्टर वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना हमने कंप्लीट किया। और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, ये 3 टॉपिक हैं अलग अलग आपके। सौर विकिरण में आपको सूर्य संबंधित, जो सूर्य हमें प्रकाश देता है, पृथ्वी तक जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, और सूर्य के तापमान को, ये सूर्य ताप को जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के इफ़ेक्ट होते हैं या प्रभावित करने तत्व होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम देखेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश आता है तो वायुमंडल में किस प्रकार से वो वहाँ से गति करता हुआ और उसे कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ता है, वायुमंडल में तापमान और शीतलन किस प्रकार से बना रहता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। और ऊष्मा बजट या ऊष्मा संतुलन में हम पृथ्वी का संतुलन किस प्रकार से बना हुआ है, तापमान का, उस पर चर्चा करेंगे। और तापमान वाले चैप्टर में, तापमान वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे तापमान को नियंत्रित करने वाले, प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, और इस पूरी पृथ्वी पर तापमान का वितरण किस प्रकार से है, तापमान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है स्थल भाग में, पर्वतीय भागों में। तो ये 3 टॉपिक अलग अलग हैं आपके। सौर विकिरण वाला पार्ट अलग है, ऊष्मा संतुलन और फिर तापमान। तो इसको हम अलग अलग लेक्चर में पूरा करेंगे। अभी हम सौर विकिरण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सोलर रेडिएशन क्या होता है, ये किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और यदि आपको पसंद आए तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने दूसरे बड़े बहन भाइयों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी ये टॉपिक आता है, इसलिए आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सौर विकिरण चैप्टर की। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकिरित कर देती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और हमारी पृथ्वी पुनः वापस अंतरिक्ष में सूर्य की किरणों को पुनः लौटा देती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी ना तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और ना ही अधिक ठंडी होती है। अतः हम ये पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती। तो सूर्य जितना ताप लेती है, सूर्य जितना ताप हमें पृथ्वी पे देता है या पृथ्वी जितना ताप लेती है, उसे पुनः लौटा देती है। ना तो ये अधिक गर्म हो पाती है और ना ही अधिक ठंडी होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में ताप की जो मात्रा होती है वो समान नहीं रहती, वह अलग अलग रहती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में अलग होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अलग होती है, और ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्र के मध्य भाग में जो ताप का वितरण है या जो ताप होता है वह अलग अलग देखने को मिलता है। इस भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है एवं इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान की ओर होता है। तो हम क्या देखते हैं कि वायुमंडल में जो ताप की प्रस्थिति होती है, जो प्रेशर होता है, वो भी अलग अलग बना हुआ होता है। पवनें जो होती है, पवनों का जो स्थानांतरण होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन होता है।
इस अध्याय में वायुमंडल के गर्म तथा ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है कि किस किस प्रकार से तापमान का वितरण होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सौर विकिरण क्या होता है, सोलर रेडिएशन क्या है, वह जान लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सौर तप इंसुलेशन कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी कि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा का एक जो छोटा रूप होता है उसे हम सौर तप या इंसुलेशन कहते हैं। पृथ्वी भू आप जियोइड है। सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं। तो जो हमारा वायुमंडल का जो ऊपरी भाग है, या यूँ कह लीजिए कि जो हमारा ध्रुवीय भाग है, ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पर ये किरणें जो होती हैं तिरछी पड़ती हैं। या ऑलमोस्ट 6 महीने तो बिल्कुल बर्फ़ रहती है, वहाँ सूर्य की किरणें आती ही नहीं है। और जब सूर्य की किरणें आती भी है तो तिरछी रूप में दिखाई देती है। सौर ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त कर पाती है। पृथ्वी औसत रूप में वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। तो हमारी पृथ्वी जो औसत रूप से है, ये वायुमंडल की ऊपरी सतह जो होती है, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ है या जहाँ पर सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुँचता, तिरछी किरणों के माध्यम से पहुँचता है, वहाँ ये 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है। साथ ही सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, उसमें भी अंतर आने के कारण हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक जो पहुंचता है वह प्रभावित होता है। अब जो मैं बताना जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट कीजिए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर, अर्थात मतलब सूर्य और पृथ्वी के मध्य की सबसे दूरी होती है, सबसे अधिकतम दूरी होती है, वो किस डेट को होती है? 4 जुलाई को, आप ध्यान रखेंगे। और दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर हो जाती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपसौर किसे कहते हैं? तो अपसौर उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होते हैं। और वो दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। किस तारीख, किस दिनांक को होती है? तो 4 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट, 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट, अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। यानी जो पहली वाली दूरी थी उसके कंपेरिजन में ये 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर हो जाती है। और इसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और ये 3 जनवरी के समय होती है। क्लियर हो गया? ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य तप यानी इंसोलेशन 3 जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि सूर्य ताप सर्वाधिक किस तारीख को सर्वाधिक प्राप्त हो रहा है? 3 जनवरी के समय। और सबसे कम कब प्राप्त हो रहा है? 4 जुलाई के समय। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर भी सूर्य ताप की भिन्नता का ये प्रभाव दूसरे कारक, अब जो सूर्य ताप की जो भिन्नता होती है उसका एक अन्य कारण और भी है, जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण। यानी जहाँ स्थलीय भाग ठंडे हैं तो वहाँ पर सूर्य का तापमान या सूर्य की जो किरणें हैं या इंसुलेशन जो है वो तिरछा होने के कारण कम दिख पड़ता है। समुद्र का वितरण, जहाँ समुद्री क्षेत्र अधिक है तो वहाँ पर वेरिएशन आता है। तथा वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम होता जाता है। यही कारण है कि सूर्य तप की ये भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। तो ये इस प्रकार से सौर विकिरण जो है ये हमारी पृथ्वी पर अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग समय पर अपनी इंसोलेशन या सूर्यताप अलग अलग देती है। पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता।
किस प्रकार से भिन्नता देखने को मिलती है। सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्यताप में होने वाली विभिन्नता जो आती है उसका कारण क्या होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसलिए अक्ष जो होता है सदैव झुका हुआ रहता है। तो जब परिक्रमण की स्थिति होती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, तो बारी बारी एक ही गोलार्ध में सूर्य निरंतर लगभग 6 महीने तक चमकता है। सूर्य की किरणों का नति कोण यानी जो एंगल ऑफ सन की जो रेजिस का है वो भी इसमें बदलता रहता है। इसके कारण भी सूर्य किरणें जो होती है या इंसोलेशन जो होता है वो कम प्राप्त होता है। दिन की अवधि, जहाँ दिन की अवधि अधिक होती है वहाँ सूर्यताप अधिक होता है, जहाँ दिन की अवधि कम होती है वहाँ सूर्यताप कम प्राप्त होता है। वायुमंडल की पारदर्शिता यानी वायुमंडल यदि स्वच्छ होगा तो सूर्य की किरणें निरंतर रूप से हमें प्राप्त होगी, और यदि वायुमंडल में काले घने बादल होंगे, ठीक है, मौसम साफ नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में सूर्यताप जो होगा वो हमें कम प्राप्त होता है। स्थल विन्यास, दूसरा स्थल विन्यास, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो पठारी क्षेत्र हैं, यहाँ सूर्यताप कम प्राप्त होता है। मैदानी क्षेत्र है, सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन के कारण सूर्यताप भिन्नता अंतर आ जाती है। परंतु दो अंतिम कारकों का प्रभाव कम पड़ता है, ठीक है, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल विन्यास, ये कम देखने को मिलता है। लेकिन तीसरे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण और दिन की अवधि, ये फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ें दोस्तों। ये तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्राओं को बहुत प्रभावित करता है। ये आप नीचे डायग्राम जो दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों का नति कोण है। ये किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा अर्थात ध्रुवों की ओर होगा तो किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा, यानी तिरछी हो जाएगी किरणें, सिंपल सी बात है, और किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। अतएव सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती है। किरणों का अधिक क्षेत्रों को पड़ने के कारण सौर ऊर्जा वितरण जो होता है वो बड़े क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। जैसे इस डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे कि सूर्य किरणें जो आ रही है वो सर्वाधिक, आप देखेंगे विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ सर्वाधिक पड़ती है और इसलिए वो अधिक गर्म रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों में जा रहे हैं 66.5 डिग्री और फिर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ सूर्य की किरणें एंगल ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो तिरछा होता जाता है और ऐसी दशा में हम ये देखते हैं कि वहाँ सूर्यताप कम प्राप्त होता है। बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्ण विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो क्षेत्र सूर्य की किरणों के बिल्कुल लंब पर होता है, 90 डिग्री एंगल पर होता है, वहाँ अधिक ताप होता है और जैसे जैसे किरणें तिरछी होती जाती है तो सूर्य का ताप जो होता है वो कम प्राप्त होता जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंगदैर्ध्य वाले सौर विकिरण के लिए वायुमंडल अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले सौर विकिरण जो होता है वो पृथ्वी सतह पहुंचने से पहले उसे वायुमंडल से गुजरना होता है। क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त किरणें यानी इन्फ्रारेड को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आपको ध्यान होगा जब इससे पूर्व का जो हमने चैप्टर पढ़कर आए हैं उसमें हमने जलवाष्प को पढ़ा था, गैस से पढ़ा। ठीक है, गैस होता है, इस पूरे वायुमंडल में गैसेज हैं और जलवाष्प है, धूल के कण हैं, ठीक है, ओजोन परत है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल,
ये पूरा हमारा वायुमंडल बना हुआ है और फिर यहीं से होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं। तो जो ओजोन तथा अन्य जो किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, पराबैंगनी किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, उनको ओजोन परत जो होती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है। कुछ को ये जैसे इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है उनको ग्रहण कर लेती है। और क्षोभ मंडल में होने वाली जो भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो साफ मौसम की हो, ठीक है, या यहाँ पर देखने को मिलता है अलग अलग परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि चेंजेस इनमें देखने को मिलता है और उन्हें फिर रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकिरण कर देते हैं। विकिरण कर देते हैं। ये प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय व अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संभव हो पाता है। सूर्य का ताप पृथ्वी सतह पर स्थानिक वितरण। ये जो सूर्य का ताप होता है उसका स्थानिक वितरण किस प्रकार से रहता है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर में से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। तो देखिए इतना वेरिएशन देखने को मिलता है कि जो उष्णकटिबंधीय भाग है यहाँ 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से यहाँ पर सूर्य का ताप प्राप्त होता है, जबकि ध्रुवों पर जाने पर ये 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंध मरुस्थल पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षितया कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। क्योंकि मैं पिछले अध्याय में बता के आ चुका हूँ कि जो महासागरीय क्षेत्र होता है वो देर से गर्म होते हैं, जबकि जो महाद्वीपीय क्षेत्र होते हैं, स्थलीय भाग होते हैं, वहाँ पर सर्वाधिक सूर्यताप भी रहता है और वो जल्दी भी गर्म हो जाता है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वायुमंडल का तापन एवं शीतलन, कि जो वायुमंडल है वो किस प्रकार से हीट ऑब्जर्व करता है या हीटिंग किस प्रकार से होती है, उसमें तापमान टेम्परेचर किस तरह से बनाता है और फिर कूलिंग किस प्रकार से हो जाती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वायुमंडल के गर्म तथा ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के कारण पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडलीय परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण होता है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है। इम्पोर्टेंट बात है कि पृथ्वी के संपर्क में जो वायु आती है वो धीरे धीरे गर्म होती है। निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन यानी कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये एक्टिविटी धीरे धीरे प्रारंभ होती है और ये होती किस प्रकार से ये समझने की आवश्यकता है। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि चालन यानी कंडेंसेशन जब भी एक्टिवेट होगा जब दो पिंड अलग अलग, जैसे एक गर्म पिंड होगा, ये गर्म है, दूसरा ठंडा हो, तो ऐसी स्थिति में गर्म पिंड जो होता है वो ठंडे की तरफ आकर्षित होता है और जो अधिक होगा यानी गर्म हीट जो है वो ज़्यादा वाली है, हीट ज़्यादा है तो वो ठंडे को भी क्या कर देगा, गर्म कर देगा। और यदि ठंडा वाला भाग अधिक है तो वह यदि इस तरफ मूव करता है तो वह क्या, या ये इधर मूव कर रहा है तो वो उसको भी ठंडा कर देता है। डिपेंड करता है कि कौन अधिक गर्म है। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता। तो दोनों पिंडों का तापमान लगभग एक समान होना चाहिए अथवा इनमें संपर्क टूट नहीं जाता जब तक ये एक्टिविटी चलती रहती है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण कार्य करता है। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत ऊपर की ओर उठती है। तो आप ये देखते हैं कन्वेक्शन यानी कि वाष्पीकरण का जो हम एक्टिविटी देखते हैं, तो वाष्पीकरण की एक्टिविटी
यहाँ पर काम करती है कि जब सूर्य का ताप बहुत बड़े क्षेत्र में, जलाशय वगैरह में जब सूर्य का ताप निरंतर पड़ता है तो वहाँ पर धीरे धीरे वह जल वाष्पीकृत होना प्रारंभ होता है और लंबवत वह धाराओं के रूप में ऊपर उठना प्रारंभ हो जाता है। वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया संवहन कहलाती है, कन्वेक्शन। इज इट क्लियर? देखिए वापस इस पर गौर करते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। क्लियर है? वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया कन्वेक्शन यानी संवहन कहलाती है। क्लियर हो गया अब तो? नेक्स्ट, ऊर्जा के स्थानांतरण का ये प्रकार केवल क्षोभमंडल तक सीमित रहता है, यानी क्षोभमंडल तक की एक्टिविटी होती है, उसके बाद ही समताप मंडल में एक्टिविटी नहीं होती। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है, एडवेक्शन। तो एडवेक्शन क्या होता है? वायु के क्षैतिज संचलन, यानी कि जब वायु क्षैतिज मूवमेंट करती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है और ताप का उसमें यदि स्थानांतरण हो, यानी ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा, तो हम उसको बोलते हैं अभिवहन, एडवेक्शन। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण ही होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवनें जैसे लू इस अभिवहन का एक परिणाम है। पृथ्वी द्वारा प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के कारण के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। तो इसमें यह बताया गया है कि सूर्य से प्राप्त जो सौर विकिरण पृथ्वी तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब पृथ्वी अधिक गर्म होना प्रारंभ हो जाती है तो ये पुनः अंतरिक्ष में उसे लौटाना प्रारंभ कर देती है। तो हमें सूर्य का प्रकाश तो प्राप्त होता है लघु तरंगों में, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य का जो प्रकाश या विकिरण जो प्राप्त हो रही है वो तो हमें लघु तरंगों में प्राप्त होती है, लेकिन जब पृथ्वी द्वारा इनका लौटाना प्रारंभ हो जाता है या पुनः इन्हें लौटाती है अंतरिक्ष में, तो वायुमंडल के दीर्घ तरंगों के रूप में ही ऊर्जा का विकिरण करती है। ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी की जब ऊर्जा को लौटाती है वायुमंडल में, अंतरिक्ष में, तो वह दीर्घ तरंगों के रूप में, लॉन्ग वेव्स जो होती हैं उनके रूप में ये लौटाती है, जबकि सौर विकिरण जो होती है वो शॉर्ट वेव में पृथ्वी तक पहुंचती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण, यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब ये हो गया कि सौर विकिरण से हमें शॉर्ट वेव के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है और पृथ्वी गर्म होती रहती है, और जब पृथ्वी अधिक गर्म हो जाती है तो वह विकिरण का पिंड बन जाती है या वह विकिरण करती है अंतरिक्ष में, पुनः उन किरणों को भेजती है, लौटाना प्रारंभ कर देती है और ये दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। और जो ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म कर देती है, जो वायुमंडल का निचला भाग है और पृथ्वी वाला भाग है ना, धरातल का, उसका बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। क्लियर हो गया होगा मैटर? नेक्स्ट, दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यताप से। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष से संचरित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट में, इस लेक्चर में हमने ये जाना कि किस प्रकार से सौर विकिरण जो होता है वो हमें प्राप्त होता है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके माध्यम से सूर्य ताप में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे नती कोण हो गया, दिन रात की अवधि हो गई, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना हो गया, स्थल का विन्यास है, वायुमंडल की पारदर्शिता है,
ये किस प्रकार से सूर्य ताप को इफ़ेक्ट करते हैं। और वायुमंडल के गुजरने के उपरांत हम देखते हैं कि वायुमंडल में क्षोभ मंडल वाले क्षेत्र में बादल घने होते हैं, ठीक है। धूल के कण वायुमंडल में होते हैं, गैसीय कण, जलवाष्प, और इसके माध्यम से हमारी पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश या सौर किरणें पहुंचती हैं और हमारा वायुमंडल किस प्रकार से अधिक ताप ग्रहण कर पाता है और वापस ये कूलिंग भी कर लेता है। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी कि हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद।